नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में असंतोष बलबला उठा है। कांग्रेस की हार पर रार ठंड गई है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। और अंदर खाने की खबर यह है कि कांग्रेस के बड़े तमाम नेताओं ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि हार के तत्काल बाद सोनिया जी ने अपने परिवार के तीनों सदस्यों की हटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम पार्टी को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो हम तीनों सदस्य हटने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त कार्य समिति में खासकर गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा था कि नेतृत्व से हटने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगले ही दिन कपिल सिब्बल ने यह कहकर धमाका कर दिया कि वे परिवार की नहीं, सबकी कांग्रेस चाहते हैं। बात बहुत सही है कि सबकी कांग्रेस होना चाहिए, और कांग्रेस जब सरकार में हुआ करती थी और पूरे देश पर राज्य करती थी तब सच में सबकी कांग्रेस थी। लेकिन यही एक बात है जो कांग्रेसियों को चुभ गई है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर अशोक गहलोत तक कपिल सिब्बल पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक कौन सा संगठन का चुनाव लड़ा। वे तो वकील होने के नाते सत्ता पा गए। जब मलाई मिलती थी कांग्रेस में तब मलाई चट कर जाते थे, और अब बुरे वक्त में जो है कांग्रेस को कोस रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस भाजपा या दूसरे दलों से लड़ने के बजाय खुद से ही लड़ने में माहिर हो गई है और होती जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता संतोष सिंह गौतम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। संतोष भाई, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा इस बहस की कि सब कुछ लुटा के भी आप होश में नहीं आ रहे हो। देखिए प्रतीक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, और जिस प्रकार से G23 जिन्हें कहा जाता है समूह, उस नेताओं ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस नेतृत्व पर, तो मैं इसको कांग्रेस के लिए सकारात्मक मानता हूं। इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लिए वाकई एक आत्ममंथन और विचार मंथन का समय तो आज है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 8 साल से मंथन कर रहे हो, 2014 से। ये मंथन पूरा कब होगा और मक्खन कब निकलेगा? निश्चित ही प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी आज अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और विचार मंथन के बाद में तुरंत इस पर कार्रवाइयां होना चाहिए, और पार्टी के उत्थान के लिए जो जो हो सकता है सब पार्टी को करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जिस प्रकार की टाइमिंग इन नेताओं ने चुनी है, तो वो कांग्रेस पार्टी के अगर अंदरूनी मंचों पर अगर ये बात कहते तो अच्छी बात होती। हालांकि अभी किसी प्रकार से कोई सार्वजनिक बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं हुई है, फिर भी मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं वो पार्टी के लिए मैं उचित नहीं मानता। और जिन नेताओं ने पार्टी से बहुत कुछ आज तक हासिल किया है उनको फिलहाल संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है वो आज भी कांग्रेस नेतृत्व पर इस तरीके से सवाल नहीं उठा रहा है जिस प्रकार से वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता का सुख भोगा है। कांग्रेस की मलाई खाई, जो मैंने कहा, बिल्कुल आप उसको उन शब्दों में भी कह सकते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता से लेकर जितने भी अन्य नेता हैं, ये तो केवल G23 की बात हो रही है, लेकिन 230 ये जितने मलाई खाने वाले लोग हैं, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, जो राहुल गांधी के नजदीक थे, ये संकट आते ही भाग क्यों जाते हैं? जहाज डूबने के पहले ये चूहे क्यों भागने लगते हैं? बिल्कुल प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मलाइयां खाई हैं वही कांग्रेस को संकट के मौके पर छोड़कर सबसे पहले भागे। और जितने भी जितिन प्रसाद का नाम लिया आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, इन सब लोगों ने कांग्रेस को मुसीबत के समय छोड़ा है। तो इससे आगे भी दूसरी पार्टियों जिसमें भी वो जा रहे हों उन्हें भी सचेत रहना चाहिए कि ऐसे अवसरवादी जब कांग्रेस के नहीं हुए तो उनकी पार्टी के क्या होंगे। हालांकि आज जब जमाना ऐसा हो गया है कि कोई भी केवल अपने स्वार्थ के खातिर चुन रहा है सब राजनीतिक दलों को, तब विचारधारा की बातें बेईमानी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, आज कांग्रेस पे संकट का समय है, और इस बात को एक अलार्म के रूप में लेना चाहिए कि जिन नेताओं ने अगर सवाल उठाए हैं तो क्या कमियां हैं, उनमें सुधार अति आवश्यक है। उमेश शर्मा जी, आप तो बहुत छोटे थे, बचपन से आप पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, काम देख रहे हैं। 1984 में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहे होंगे आप, लेकिन फिर भी आप उस समय भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, मुझे जानकारी है। 2 सीटें भारत में भारतीय जनता पार्टी की आई, और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त और मदन लाल खुराना चुनाव हार गए। तब भाजपा में इस तरह की
तुच्छापना नहीं हुआ, इस तरह का नेतृत्व पे सवाल नहीं हुआ। आडवाणी जी, अटल जी ने कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, आडवाणी जी ने कहा कि आप जिम्मेदार नहीं हो, पूरी पार्टी जिम्मेदार है। उस समय क्या माहौल रहा होगा? आप 2 सीटें आई, कहा गया कि भाजपा समाप्त हो जाएगी, कहा जाएगा भाजपा का दौर चला गया, कहा गया कि जनसंघ और आरएसएस के लिए कोई स्थान नहीं है, कहा गया कि आरएसएस खुद राजीव गांधी को समर्थन कर रही है, तमाम बातें थी। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में गरिमा से पराजय को कैसे स्वीकार किया, अगर वो कुछ पुरानी स्मृतियां आपके पास हो? प्रतीक भाई, 28 दिसंबर 1980 की पहली स्मृति, मैं मात्र 14 साल का था और बंद ढक्कन की मेटाडोर चला करती थी 12-16 सीटर। मैं जहां पैदा हुआ शंकरबाग, वहां से एक मेटाडोर जाती है मुंबई में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का पहला अधिवेशन था, समता नगर बनाया गया था। स्वर्गीय राजेंद्र धारकर जी, मुझे लगता है कि इंदौर में और मध्य प्रदेश में लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण उनके द्वारा हुआ है। उनसे जुड़े हुए कुछ नेतागण थे, उनके साथ 14 वर्ष की उम्र में मैं भी गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का वो कालजयी भाषण भी सुना जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में माइलस्टोन साबित हुआ था कि मैं प्राची में सूर्य देख रहा हूं। वो आज का संदर्भ नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर जो आपने कहा प्रतीक जी, 1984 बहुत अच्छे से याद है मुझे। और उस समय प्रतीक जी जो अनुभूतियां हैं या आज की जो अनुभूतियां हैं, दोनों में एक समानता यह है प्रतीक भाई कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों सुखे दुखे समेक्रता के भाव से युक्त है। ना हम सुख में बहुत ज्यादा हर्षित और उल्लिस होते हैं और कोई बल्लियों उछाले नहीं खाते हैं। सुख हमें बहुत ज्यादा आनंद प्रदान नहीं करता और दुख हमें निराशा और जड़ता प्रदान नहीं करता है। इसलिए अगर हमने 1984 की राख देखी है तो हमने 2014 का स्वर्ण महल भी देखा है। तो ये सुखे दुखे समेक्रता जो है, ये हमारी कार्यपद्धति का भाव है। हम कभी विषाद में नहीं डूबते हैं, निराशा में नहीं डूबते, पराजय को चुनौती के रूप में लेते हैं। और जिस समय हम विजेता होते हैं उस समय अहंकार में नहीं डूबते हैं, उसको चुनौती के रूप में लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रतीक भाई संभवतः यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शने शने आगे बढ़ती चली गई। उस समय अटल जी से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, उस समय किसी ने आडवाणी जी को चुनौती खड़ी नहीं करी। और अटल जी ने तो बड़े मजाक में कहा कि अगर मुझे हारना ही था तो दिल्ली क्या बुरा था, मैं ग्वालियर क्यों आया। और अपनी पराजय के उन्होंने खुद उपहास उड़ाया और खूब मजे लिए उन्होंने। तो क्या संतोष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस अपनी पराजय को इस गरिमा के साथ स्वीकार नहीं कर सकती थी? निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन एक मूल प्रश्न ये है और आपकी बात से एक बात निकल कर आती है। आपने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने गरिमा के साथ उस हार को स्वीकार किया, लेकिन प्रतीक जी इसमें मूलभूत अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी तब संघर्ष करके सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी और उल्टा है, कांग्रेस 60-65 सालों तक सत्ता में रही थी। तो निश्चित ही वो छटपटाहट कुछ नेताओं में होगी। और वास्तव में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था पहले कि मलाई खाने वाले नेता, तो निश्चित ही उन नेताओं की संख्या बहुत सीमित है, लेकिन आज भी कांग्रेस के प्रति लाखों लाख कार्यकर्ताओं का विश्वास है, करोड़ों कार्यकर्ता आज भी उसके साथ हैं। तो कांग्रेस को अभी चूंकि निश्चित ही 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो हकीकत तो यह है कि हमारी एक राज्य से सरकार गई है, वो हमारी फूट के कारण, बाकी राज्यों में तो हम वैसे भी नहीं थे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि निराशा की इतनी बात नहीं है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इस बात से, इस फैसले से, बाकी राज्यों में भी तो आपकी सरकारें लंबे समय तक नहीं, निश्चित रही, लेकिन गोवा में सुशीला काकोड़ फिलहाल नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं फिलहाल जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने केवल एक राज्य खोया है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन हाँ, निश्चित ही अच्छा प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये निश्चित ही निराशाजनक है, लेकिन ये निराशा लंबे समय तक कार्यकर्ताओं पर हावी नहीं रहेगी। आगे आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता तो पूरी तरह से मुस्तैद है और जिन नेताओं को कुछ असंतुष्ट हुए हैं जो कुछ नेता, तो उनको भी मैं समझता हूं कि बजाय उनको धिक्कारने के, उनकी बात सुनकर कांग्रेस की मजबूती के लिए यदि उनके पास अच्छे सुझाव हैं तो निश्चित ही उनके सुझावों पर अमल करना चाहिए। और मैं तो ये साफ कहता हूं कि जब सोनिया जी ने अपना इस्तीफा देने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम परिवार के तीनों ही लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं, तब उन्हीं लोग अलग हटने को तैयार, बिल्कुल, तो उन्हीं नेताओं ने उस बात का समर्थन किया, नहीं मना किया उनको कि नहीं आप इस्तीफा नहीं देंगे और हम आपके साथ हैं। तो मैं कहता हूं कि विरोधाभास कहां है, लेकिन हाँ, चूंकि अगर वो नेता बैठे और पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ राय देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी राय का सम्मान होना चाहिए। उमेश जी, हालांकि आपका कोई लीडर दूजर नहीं है कांग्रेस से, कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सोनिया जी रहें या राहुल जी रहें, लेकिन ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जब वो इस्तीफा देने के तैयार है, परिवार जाना चाहता है, अलग हटना चाहता है। राहुल गांधी की तो मैं उदाहरण देता हूं कि उसने कम से कम इतनी नैतिकता तो थी कि चुनाव हारने के बाद उसने पद छोड़ा और उसके बावजूद आप पद भी नहीं छोड़ने देते हो और उसको बाद में लानत बनाना भी करते हो। तो ये कौन सी कांग्रेस स्ट्रेटेजी है, इसको कौन सी कांग्रेस पॉलिटिक्स कहना चाहिए? अब प्रतीक भाई, सोशल मीडिया मेरा बड़ा रुचि का विषय है।
सोशल मीडिया पे एक दो कमेंट्स में उल्लेखित करना चाहता हूं, बड़े मजेदार हैं, और खास करके ये जो आपका प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ है कि मीलों तक चलता रहा मोहब्बत का कारवां, ना लैला ऊंट से उतरी, ना मजनू ने पीछा छोड़ा। अब वो इस्तीफा देना चाह रही है, उनको इस्तीफा देने नहीं दे रहे। एक और सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा कमेंट चल रहा है कि रसोई घर के अंदर जो है वो दाल जल गई, लोगों ने कहा कि दाल रसोइया बदल दो, और लोगों ने कहा कि दाल जल गई तो बोले कि भैया ये जो है ये चूल्हा बदल दो। फिर कहा कि जो रोटी है ये जल गई तो बोले आटा बदल दो। फिर ये कहा कि रोटी में नमक नहीं पड़ा है तो बोले ये पानी बदल दो। पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये बार बार जो भोजन बिगड़ रहा है इसके लिए रसोइया बदल दो। तो सोशल मीडिया पर मुझे लग रहा है कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये कांग्रेस की आंखें खोलने वाले कमेंट्स है। एक बात, अब गंभीर बात प्रतीक भाई, गंभीरता से मुझे लग रहा है कि हमारा कोई विषय नहीं है ये, पर कांग्रेस के मित्रों को ये विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस में इस समय जो मूल लड़ाई है वो दो तरह की लड़ाई है। एक तो पीढ़ियों का संग्राम चल रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस में जो नौजवान नेतृत्व को आगे आने देना चाहिए, जो योग्य, जो क्षमतावान है, उस योग्य नौजवानों के नेतृत्व को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। और आगे लाने की निष्ठा क्या है, तो आगे लाने का जो प्रमाण है, आगे लाने का जो योग्यता है वो केवल यह है कि आप गांधी परिवार के प्रति लॉयल्टी रखिए। अगर आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट का उदाहरण देख लो, मध्य प्रदेश में आप देख लो कि आज अगर कांग्रेस पार्टी 15 वर्ष का वनवास भोगने के बाद सरकार में आई थी तो इसके पीछे कारण क्या रहा कि सरकार वापस चली गई? कारण यही रहा कि पीढ़ियों का अंतर्द्वंद था। 74 साल के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की दुर्भी संधि हुई, और एक संभावनाशील नौजवान चेहरा जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का भविष्य बन सकता था उसको हाशिए पर डाला गया, लाक्षय गृह का निर्माण करा गया। कमोबेश पूरे भारतवर्ष के अंदर यही हो रहा है कि कांग्रेस, और आपने हाईजैक कर लिया। हमारे पास तो क्या हाईजैक कर लिया? नहीं, हाईजैक करने वाला शब्द ठीक नहीं है प्रतीक भाई। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर अवसरों की प्राप्ति होती है तो लोक कल्याण की भावना से उस अवसर को प्राप्त करना हमारा उत्तरदायित्व था। एक तो गंभीर बात यह प्रतीक भाई कि ये जो पीढ़ियों का वैचारिक संघर्ष कांग्रेस में चल रहा है, एक बात। और दूसरा क्या है प्रतीक भाई ये है कि वास्तविकता ये है कि सोनिया गांधी जी हो या राहुल जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, ये उस ऊंचे टीले की तरह है कि बाढ़ आती है तो सांप, बिच्छू, नेवला, बिल्ली, कुत्ता, शेर, गीदड़, भेड़िए सब एक दूसरे के जो धुरविरोधी होते हैं केवल बाढ़ के भय से उस टीले पर बैठे रहते हैं। और ये जो टीला है ये गांधी परिवार बन गया। अगर गांधी परिवार हट जाएगा तो दिग्विजय सिंह खेमा अलग खड़ा हो जाएगा, अशोक गहलोत खेमा। गांधी परिवार एक गोंद जिससे गांधी परिवार एक छत्ता है जिसपे सब मक्खियों ने इकट्ठा करा चिपकी हुई है। ये सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इनकी मजबूरी है कि इनको एक ऐसी छतरी चाहिए कि जो इनकी खुपड़िया के ऊपर टपाटप ओले नहीं टपकने दे, और इसके लिए छतरी की तरह। अब कठिनाई क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कठिनाई है कि सोनिया गांधी जी को विचार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी राजनीति में एक परिपक्व व्यक्तित्व के तौर पर मजबूती से बनकर नहीं उभरे हैं। भले ही अपने परिवार के किसी और चेहरे को लाए जो कम से कम मानसिक रूप से परिपक्व अवस्था में राजनीति का दिशा दर्शन समझता हो, पर राहुल गांधी जी का पुत्र मोह जो है वो कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करेगा, और इसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार है। अब ये G23 के नेता जो है ये बात खड़ी करते हैं तो आप देखिए रणदीप सुरजेवाला को मोर्चे पे लगा दिया जाता है, अशोक गहलोत को मोर्चे पे लगा दिया जाता है। अरुण यादव जी जैसा नौजवान अगर कहता है कि कबीले को बचाने के बजाय सरदारी की चिंता में लोग लग गए, तो कांग्रेस पार्टी सुधर का रही है। अभी मुझे मालूम पड़ा यहाँ मित्रों के माध्यम से कि कांतिलाल भूरिया जी और महेश भूरिया जी की जो जूते में दाल, महेश पटेल, जो जूते में पहले दाल बट रही थी, आज अपने अपने जूते की दाल एक दूसरे के मुंडे पे फेंकने का महान और पावन काम भी किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इस समय अपने अंतर्द्वंद में इतनी बुरी घिर चुकी है कि अभी कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और भारत की जो जनता है वो वैकल्पिक राजनीति के रूप में आम आदमी पार्टी को शने शने आगे बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी जो है बहुत छोटा सा परिवार है, पर वो कांग्रेस पार्टी का स्थान लेता जा रहा है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि वैकल्पिक राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम लिया जाता था, अब इस वैकल्पिक राजनीति में दूसरे धुरी पर खड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। संतोष गौतम साहब, ये इनका तो अपने एक भविष्यवाणी राजनीतिक भविष्यवक्ता भी है, आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा। कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी भी खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस भारत की डीएनए में है, और कांग्रेस का खत्म होना देश के लिए नुकसानदायक भी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन संतोष गौतम, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि कल तक जो मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर और अखिलेश सिंह,
ये सारे लोग जो कांग्रेस परिवार के, गांधी परिवार के बहुत नजदीकी माने जाते थे, राजीव जी के, राहुल जी के और सोनिया जी के, ये लोग भी G23 में शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है G33 ना हो जाए। प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन उसके पहले मैं उमेश जी का जितना लंबा प्रवचन हुआ उसके विषय में केवल 2 लाइन कहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले उमेश जी कह रहे थे कि जब जीत होती है तो हम लोग अहंकार के भाव में नहीं आते, लेकिन अकेले उमेश जी नहीं, मैं देख रहा हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उस तरीके से अहंकारी भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि बिच्छू मेंढक, वो सब बता रहे हैं कांग्रेस के लोगों को। ठीक है, लेकिन यही बिच्छू मेंढक 65 वर्षों तक देश की सेवा करते रहे और सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, और इनकी 2 सीटें आती थी तब यही बिच्छू मेंढक जो है देश की जनता उनको चुनती थी। इसलिए देश की जनता के पुराने जनादेशों का भी अपमान है। एक बात मैं आपको साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आपने जो प्रश्न पूछा कि मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, जो गांधी परिवार के, अखिलेश प्रताप सिंह जो लॉयलिस्ट माने जाते थे, वो भी क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हैं, G23 में क्यों शामिल हो रहे हैं? तो मैं गए वो लोग बहुत अच्छे से मैं इस बात का जवाब दूंगा, कृपा करके शांतिपूर्वक आप सुनिएगा। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद या G23 के जितने भी अन्य नेता हैं जिनका नाम आपने नहीं लिया, ये G23 में पहले से और ये बाद में, ऐसा नहीं पहले और बाद में। न तो गुलाम नबी आजाद ने सोनिया जी के लिए कोई अपशब्द कहा है, न आनंद शर्मा ने कोई अपशब्द कहा है। पूरी बात सुनिएगा प्रतीक जी। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, वर्षों तक वो कांग्रेस में रहे हैं, हो सकता है उनके पास कुछ अच्छे सुझाव हो जिनको कांग्रेस पार्टी का पालन करना चाहिए। उन्होंने सोनिया गांधी के विरुद्ध कोई गलत बात नहीं की है। मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन हाँ, हम लोगों ने इस पार्टी को शुरू से सींचा है तो हम कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं। और मैं तो कांग्रेस आलाकमान से अपेक्षा करता हूं कि निश्चित ही उन नेताओं की भी सुनी जाए, क्योंकि वो कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के नहीं गए, वो सिंधिया की तरह छोड़ के नहीं गए, जितिन प्रसाद की तरह छोड़ के नहीं गए। लेकिन हाँ, अगर वो एक दबाव समूह बनाकर यदि कांग्रेस की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। फिर कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व के जो पट्टे हैं, अशोक गहलोत जी और सुरजेवाला, उन्हें कपिल सिब्बल की इस बात पर क्या आपत्ति है कि कांग्रेस सबकी कांग्रेस बनना चाहिए? नहीं, निश्चित ही मैं तो अशोक गहलोत की बात में कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कपिल सिब्बल की बात में। देखिए, संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या जिनको आप पट्टे इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, क्या किसी का कोई बयान आया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कोई और खड़ा नहीं हो सकता गांधी परिवार के अलावा? मैं कहता हूं आप आइए, स्वागत है। कपिल सिब्बल जी लड़े, गुलाम नबी आजाद जी लड़े, जिसको लड़ना है वो चुनाव लड़े, शशि थरूर जी लड़े, जो जीत कर आएगा वो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष होगा। इसमें प्रतिबंध कहां है? इसमें प्रतिबंध कहां है? लेकिन जो पहले चुनाव लड़े राजेश पायलट जी, जितेंद्र प्रसाद के फादर जितेंद्र उनको प्रसाद, समर्थन नहीं मिला, उनका क्या तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चुनाव अध्यक्ष था सीताराम केसरी, उसको किस तरह से मारा गया ये हमने देखा। आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। उसमें क्या है कि जितने भी पहले अध्यक्ष लड़े, चाहे जितेंद्र प्रसाद के पिताजी लड़े हो, जितेंद्र प्रसाद जी लड़े हो, चाहे राजेश पायलट जी लड़े हो, वो संगठन का चुनाव नहीं जीत पाए। उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बना उसको सब लोगों ने अपना नेता माना। तो आज भी अगर आगे कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़े, जो जीतेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। इतना आसान दिखता है क्या उमेश जी? इसमें बताइए टेक्निकली कहां गलत है? कांग्रेस का आंतरिक इसमें बताइए टेक्निकली कहां गलत है? लड़ लीजिए। वो जब छोड़ने को तैयार है, वो भद्र महिला, वो महान महिला राजनीति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी सास खोई, अपना पति खोया, वो महान महिला, त्यागशील महिला जब अपना पद त्यागने को तैयार है, त्याग की प्रति, तब तो आप त्यागने नहीं दे रहे हो। और उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक राजनीतिक चिंतक विचारक होने के नाते कि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए देश की भलाई के लिए और देश की राजनीतिक विचारधारा की भलाई के लिए? क्योंकि कांग्रेस एक लंबे समय की पुरानी पार्टी है इस देश की, तो जरूरी है कि कांग्रेस, कमजोर कांग्रेस कभी भी देश के लिए हितकारी नहीं होगी। अटल जी ने भी कहा था। आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से प्रतीक भाई, मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाकर बोलता हूं कि हम चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, पर सशक्त विपक्ष का जो गुणधर्म होना चाहिए वो शनि शनि कांग्रेस पार्टी से समाप्त होता जा रहा है। सशक्त विपक्ष के रूप में लोकसभा में जितना पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए उतना तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाती है। आप पंजाब के अंदर देखिए कांग्रेस पार्टी ने किस तरह की भूलें करी है, और केवल पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, मुझे लग रहा है कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। आखिर मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व किस मापदंड के ऊपर खड़ा करके कसौटी पर कसता है। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अस्थिर और चंचल मनोवृत्ति के व्यक्ति को जिस रूप से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की सुपारी और स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी ने प्रदान करी है, मुझे लग रहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पतन का सबसे मजबूत कारण वही रहा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णय करने के बारे में असमंजस में है कांग्रेस का नेतृत्व, और जिनका शीर्ष नेतृत्व निर्णयों में असमंजसता रखता है तो उसके कार्यकर्ता असहजता का विचार अनुभव करते हैं,
और यही कांग्रेस पार्टी का तो वास्तव में प्रतीक भाई मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि देश के डीएनए में है। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं, उनकी जो जिजाविसा है और जो जुझारूपन है। और 15 साल तक वे मध्य प्रदेश से बाहर रहे, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो राख में चिंगारी की तरी दबा रही और निकली। और कमोबेश देश भर में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। आज भी हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब भिड़ंत करते हैं तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हम हताश नहीं पाते हैं। और इस निराशा के दौर में भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो जो गलती हो रही है वो कार्यकर्ता स्तर पर तो नहीं हो रही है, कार्यकर्ता के स्तर पर जो गलती नहीं हो रही है उससे ज्यादा 10 गुना गलती जो है वो नेतृत्व के स्तर पर हो रही है। अब ये नेतृत्व को निर्णय करना है कि नेतृत्व को अपने निर्णयों के अंदर संजीदगी लाना पड़ेगी और आखिर विचार करना पड़ेगा। अब कार्यकारी अध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा इस समय कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता बन गया है। आपने जो कहा प्रतीक भाई वो सत्य है कि सीताराम केसरी जी को जिस प्रकार धोती खोलकर मंच से धक्का देकर भगाया गया, जिस तरह का अपमान पीवी नरसिंहा राव जी के करा गया, जिस प्रकार का आहत प्रणब दादा मुखर्जी जैसा नेता आहत हो गया, जो मुझे लग रहा है कि इस समय भारतवर्ष की राजनीति का कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा सम्मानित और विद्वान चेहरा था, भद्रलोक का प्रतिनिधित्व करने वाला था। ए.के. एंटोनी जैसे लोगों ने अपनी स्वेच्छा से राजनीति इसलिए त्याग दी कि उनको लगा कि अब कांग्रेस पार्टी जो है अब वो उस दिशा में चल नहीं रही है जिस दिशा में चलना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि प्रतीक भाई ये जो विवेकशील चेहरे शने शने कांग्रेस पार्टी, एक समय प्रणब मुखर्जी थे तो विवेकशील चेहरे विवेक तेनखा और कपिल सिब्बल वगैरह हैं। लेकिन उमेश जी मैं संतोष जी से जरूर जानना चाहूंगा कि ये सही है कि सोनिया जी ने कहा कि हम तीनों हट जाते हैं, लेकिन ये भी सही है कि प्रियंका वाड्रा बगैर किसी हैसियत के वे सारे फैसले ले रही थी जो कांग्रेस कार्य समिति को लेना चाहिए थी। क्या आपके परिवारवाद इतना हावी हो जाता है कि आप कार्य समिति को कुछ नहीं समझते हो, संसदीय बोर्ड को कुछ नहीं समझते हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड को कुछ नहीं समझते हो, प्रदेश अध्यक्षों को कुछ नहीं समझते हो? आपने तय कर लिया अमरिंदर को हटा दिया, आपने तय कर लिया कि 30% लड़कियों महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, आपने तय कर लिया वो कांग्रेस पार्टी का हो गया। ये इंदिरा गांधी का जमाना नहीं है। प्रतीक जी, वो प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं उसके हिस्से अलग अलग हैं। जैसे आपने बोला कि प्रियंका गांधी सभी फैसले ले रही थी, तो वो उत्तर प्रदेश के मामले में जहां तक फैसले लेने की बात है उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी वो, अधिकार क्षेत्र था, 30% को बोर्ड नीति का फैसला था। बिल्कुल नहीं, तो अगर कार्य समिति अगर उसके समर्थन में नहीं होती तो कार्य समिति के किसी सदस्य ने विरोध किया क्या? निश्चित ही पार्टी अलग आपस में तय करके गुलामों की पार्टी नहीं। अब ये तो कयास है, ये तो कयास है और इस आधार पे तो आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं कि गुलामों की पार्टी हो गई। और अभी उमेश जी ने थोड़ी देर पहले बोला कि इनके साथ क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया। मैं तो जानना चाहता हूं कि जो इनके राजनीतिक गुरु थे नरेंद्र मोदी साहब के, माननीय अडवाणी जी, उनके साथ क्या किया गया? उस क्राइटेरिया का कितना पालन हुआ है? मेट्रोमैन क्या नाम था उनका, उनके मामले में उनको जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया श्रीधरन जी का, और ये क्राइटेरिया आगे भी लागू नहीं होगा। प्रतीक जी मैं बता देता हूं, वो क्राइटेरिया जिनको साइडलाइन करना था उनको साइडलाइन करने के लिए था। मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी साहब को, यशवंत सिन्हा साहब को, केशुभाई पटेल साहब का क्या हालत हुई गुजरात में सबने देखा है। तो वो लोग जो तानाशाही के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं साफ कहता हूं कि हिटलर से किसकी नीतियां मिलती हैं पूरा देश जानता, सबने देखा है। लेकिन हाँ, चूंकि हिटलर भी एक वक्त में बहुत ज्यादा सफल हो गया था और विश्व की पॉलिटिक्स में उसका नाम चलने लग गया था, जर्मनी का सबसे लोकप्रिय आदमी था, लेकिन हश्र दुनिया ने देखा है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। हम अपनी नीतियों को लेके, अपने विश्वास को लेके, अपनी विचारधारा को लेके आज भी लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद बहुत स्पष्ट कर चुके हैं सोनिया गांधी को फोन पर कि राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर कौन? देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे तो संज्ञान में वो बात नहीं है कि उन्होंने फोन करके और वो ये बात कही है। और अगर उन्होंने ये बात कही है तो निश्चित रूप से सोनिया जी उस पर विचार करेंगी। और मैं तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद साहब ने अगर ये राय दी है तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, किसको बाधा बन रही है? कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है, लड़े गुलाम नबी आजाद साहब, लड़े, वो होंगे अध्यक्ष अगले कांग्रेस के। मैं तो कहता हूं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस सितंबर तक आपको कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अध्यक्ष तो वही होगा ना जिसमें कार्यकर्ताओं की मर्जी होगी। कांग्रेस सामूहिक निर्णय नहीं लेना चाहती। सामूहिक निर्णय है, अगर लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उस वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे तो क्या ये सामूहिक निर्णय नहीं होगा? फिर कौन सा सामूहिक निर्णय होगा? सारे लोग कह रहे हैं कि सबकी कांग्रेस नहीं है, निश्चित रूप से वोटिंग में मैं कह रहा हूं वोटिंग प्रक्रिया में भाग लें,
कपिल सिब्बल यदि खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हो, जो भी चुनाव लड़ेगा। तकनीकी बात ज्यादा कर रहे हैं, दिल बिल्कुल से बात करिए, तकनीकी मत ये करिए। दिल की बात है, दिल की बात है कि लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं से के दिल से जो आवाज निकलेगी वही कांग्रेस का अगला अध्यक्ष होगा। आपने जो शब्द बोला था, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की आवाजें, हमें क्या चाहिए गुलामी, हम क्या चाहते हैं गुलामी, अब ये तो परिवार की गुलामी, सोनिया जी की गुलामी, राहुल जी, वो आपने जो कहा था वो संतोष भाई का कहने का मतलब है कि हम क्या चाहते हैं गुलामी, सोनिया जी की गुलामी, राहुल जी की गुलामी, ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ता। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो गुलामी के खिलाफ है। जब देश में अन्य विचारधाराएं अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी, तब कांग्रेस पार्टी थी जिसने गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया और देश को स्वतंत्र कराया। तो गुलामी की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस है, और गुलामों के रूप में तलवे चाटने और हलफनामे देने की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से निकली है। गांधी परिवार से इतर अपना नेतृत्व क्यों नहीं खोजती है? नहीं तो हम तो कहते हैं ना कि ये नेतृत्व बहुत बुरी तरह से फेल हो चुका है। सोनिया जी फ्लॉप हो गई, राहुल जी का 2-3 बार आपने रिलॉन्च किया, लॉन्चिंग की फ्लॉप, प्रियंका जी की 2 बार लॉन्चिंग फ्लॉप। अब इतर नेतृत्व ढूंढिए। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो अगला अध्यक्ष होगा। अभी कहां चुन लिया गया है प्रतीक जी? इसमें कहां कोई संदेह है कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा? यदि लड़ेंगे गांधी परिवार, विश्वास है गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष होगा? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि गांधी परिवार अगर चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ जो भी लड़ेगा, अगर उसमें से अगर दूसरा जीतता है तो क्या कार्यकर्ता मना कर देंगे? वही अगला अध्यक्ष होगा जिसके पक्ष में बहुमत होगा। आपको ऐसी जरा सी भी संभावना दिखती कि गांधी परिवार से अलग हटके कोई अध्यक्ष बन जाएगा कांग्रेस का? देखिए व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आज भी कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से अधिक लोकप्रिय कोई नहीं है। बात ही खत्म हो गई। बहुत धन्यवाद संतोष गौतम जी आपका, बहुत धन्यवाद उमेश शर्मा जी। कांग्रेस उस फिल्म का अनुसरण कर रही है कि हम नहीं सुधरेंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।